हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्मार्ट IQ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में अध्ययन करेंगे। नोबेल पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और ये पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल एक ऐसे व्यक्ति थे जो स्वीडन के निवासी थे और वे लगभग 355 आविष्कार किए थे, जिसमें से प्रमुख रूप से डायनामाइट का नाम है। डायनामाइट की खोज उन्होंने 1867 में किया था। डायनामाइट की खोज के बाद इन्हें मौत का सौदागर या मार्चेंट ऑफ डेथ इज डेथ की संज्ञा दी गई थी। इससे व्यथित होकर इन्होंने एक कदम उठाया जो बड़ा सराहनीय कदम था। इन्होंने एक नोबेल पुरस्कार या नोबेल प्राइज़ देने की घोषणा की थी और इसके ही साथ साथ जो है उन्होंने अपनी संपत्ति का 95% दान दिया था। दान की गई संपत्ति से एक नोबेल फाउंडेशन बना है और नोबेल फाउंडेशन जो है ये पुरस्कार वितरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए हम इसको क्रमवाइज समझने का प्रयास करते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म जो है 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 10 दिसंबर 1896 को हुई है। इनकी मृत्यु के दिन ही नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। उसके बाद 1895 में उन्होंने नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की थी और इसके ही साथ साथ जो है अपनी संपत्ति को दान दिया था। इस दान की गई संपत्ति से ही नोबेल फाउंडेशन का निर्माण किया गया और नोबेल फाउंडेशन का निर्माण जो 1900 में किया गया है और नोबेल फाउंडेशन जो है स्टॉकहोम यानी स्वीडन में है और स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। और ये पुरस्कार इनके नाम पर जो शुरू किया गया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और शांति के क्षेत्र में दिया गया था। मतलब भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन कुछ समय बाद जो है 1968 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। देखिए, जो 1968 में जो इकोनॉमिक्स में देने की इनकी घोषणा की गई थी, स्वीडन स्वीडन की एक सेंट्रल बैंक है। जैसे हमारे यहाँ RBI बैंक होती है, वैसे ही स्वीडन में सेंट्रल बैंक है, स्वीडन सेंट्रल बैंक की स्थापना जो है 1668 में की गई थी। तो ये अपनी स्थापना के 300वें वर्ष के उपलक्ष्य में इकोनॉमी के क्षेत्र में देने की घोषणा की और इसे जो है नोबेल फाउंडेशन द्वारा इसमें सम्मिलित कर लिया गया। इसी के बाद जो है 1968 में जो है ये पुरस्कार दिया जाने लगा। 1968 से इकोनॉमिक्स को भी शामिल किया गया। इस पुरस्कार में गोल्ड मेडल, डिप्लोमा और मनी प्राइज़ दिया जाता है। गोल्ड मेडल मतलब एक गोल्ड मेडल होता है, उसको दिया जाता है और डिप्लोमा होता है जिसमें कि जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसमें उसके किए गए आविष्कारों का और उसके योगदानों का उसमें वर्णन किया जाता है। और मनी प्राइज़ होता है जिसमें इसमें जो है उन्हें पैसा मिलता है। और ये पुरस्कार जो है एक कैटेगरी में 3 से अधिक लोगों को नहीं दिया जाता है। जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में 3 से अधिक लोगों को नहीं दिया जाएगा, या तो 1 या 2 दिया जाएगा, मैक्सिमम 3 दिया जाएगा। 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जाएगा किसी भी कैटेगरी में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, शांति, इकोनॉमिक्स, चाहे जो भी क्षेत्र हो उसमें 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जाता है। इसके साथ साथ इसमें ये भी ध्यान देना है कि जो ये पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। जो जीवित अवस्था में होते हैं, जो जीवित रहते हैं, उन्हीं को दिया जाता है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये पुरस्कार का वितरण कहाँ किया जाता है। देखिए, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स हैं, इसको जो है स्टॉकहोम में दिया जाता है। मतलब भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र को जो है स्टॉकहोम में दिया जाता है। स्टॉकहोम यानी स्वीडन में दिया जाता है। वहीं पीस की बात की जाए, जो शांति पुरस्कार होता है, शांति को जो है नॉर्वे में दिया जाता है, यानी ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी है और इसको जो है नॉर्वेजियन नोबेल एकेडमी बनाई गई है और वही जो है इस पुरस्कार को देती है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि
पुरस्कारों जो जैसे लिटरेचर हो गया, लिटरेचर को कौन सी संस्था जो है चुनाव करती है कि किस व्यक्ति को देना है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को कौन सी संस्था जो डिसाइड करेगी किस व्यक्ति को ये पुरस्कार देना है, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर साहित्य की बात की जाए, साहित्य यानी लिटरेचर, इसको जो है स्वीडिश एकेडमी इस पर अध्ययन करती है और ये डिसाइड करती है कि ये पुरस्कार किस व्यक्ति को देना है। स्वीडिश एकेडमी इसमें भाग लेती है। भौतिकी, रसायन और इकोनॉमिक्स, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र को रॉयल स्वीडिश एकेडमी डिसाइड करती है कि किस व्यक्ति को देना है। और मेडिसिन के क्षेत्र में कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट है, स्वीडन का कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट है, वो डिसाइड करती है कि मेडिसिन के क्षेत्र में किस व्यक्ति को ये पुरस्कार देना है। तो आइए हम इसको फिर से डिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एल्फ्रेड नोबल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था और उनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को हुई है। अपनी मृत्यु के पहले ही इन्होंने एक नोबल पुरस्कार देने की घोषणा की थी और अपनी संपत्ति का 95% उन्होंने दान दिया था। दान की गई संपत्ति से एक नोबल फाउंडेशन बना 1900 में, और नोबल फाउंडेशन जो है इस पुरस्कार वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन, लिटरेचर और शांति यानी भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में सबसे पहले इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। लेकिन 1968 में स्वीडन सेंट्रल बैंक द्वारा अपनी स्थापना के 300वें वर्ष के उपलक्ष्य में इकोनॉमिक्स को भी इसमें शामिल किया गया। उसके बाद आते हैं इस पुरस्कार में जो है इनको जो है गोल्ड मेडल दिया जाएगा, डिप्लोमा एक दिया जाएगा और प्राइज मनी होती है। कैटेगरी जो है, एक कैटेगरी में 3 लोगों से अधिक ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है। और यहाँ समझने के प्रयास करते हैं, परीक्षाओं में यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अगर बात की जाए कि कौन सा पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो यहाँ पर शांति का विशेष ध्यान दीजिएगा। शांति पुरस्कार जो है स्वीडन में नहीं दिया जाता है, ओस्लो में दिया जाता है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स यानी भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और इकोनॉमिक्स को जो है स्टॉकहोम यानी स्वीडन में दिया जाता है। और ये शांति वाला हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा कि शांति पुरस्कार जो है ओस्लो में दिया जाता है, न कि स्वीडन में दिया जाता है। ओस्लो यानी नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, और इस पुरस्कार को नॉर्वेजियन नोबल एकेडमी बनाई गई है, वो पुरस्कार ये देती है। फिर उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि लिटरेचर के क्षेत्र में अगर देना है पुरस्कार, तो कौन सी संस्था है जो लिटरेचर के क्षेत्र में पुरस्कार के लिए चुनाव करती है और किस व्यक्ति को देना है, इसका डिसाइड कौन करती है, इसका निर्णय कौन लेती है, इसके बारे में समझते हैं। अगर बात की जाए साहित्य की, तो साहित्य के पुरस्कार देने के लिए स्वीडिश एकेडमी है, वो अध्ययन करती है कि किन व्यक्तियों को ये पुरस्कार देना है। और भौतिकी, रसायन और इकोनॉमिक्स को जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी फॉर साइंस ये निर्णय करती है कि किन व्यक्ति को पुरस्कार देना है। और मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिसिन के लिए जो कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट है, वो डिसाइड करती है कि मेडिसिन के क्षेत्र में किन व्यक्तियों को ये पुरस्कार देना है। आइए उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में जो किन किन लोगों ने पुरस्कार पाया हुआ है। लगभग यहाँ पर 9 लोगों ने यहाँ पुरस्कार पाए हुए हैं। यहाँ पर भारतीय हैं और भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहला पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, और इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, और उसी लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को ये पुरस्कार कब दिया गया था। रविन्द्रनाथ को ये पुरस्कार 1913 में दिया गया था, और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले एशियाई थे। उसके बाद आते हैं, दूसरा है चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन को ये पुरस्कार 1930 में दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में, और इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव, इसमें प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाती है तो उसके जो प्रकाश का जो प्रभाव में जो परिवर्तन होता है वही रमन प्रभाव होता है, और यही इसीलिए इन्हीं के नाम पर उसको रमन प्रभाव का नामकरण किया गया है, इन्हीं के नाम पर।
तो इन्हें जो है 1930 में दिया गया था पुरस्कार रमन प्रभाव के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, हरगोविंद खुराना को 1968 में पुरस्कार दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। और इन्हें ये पुरस्कार जेनेटिक कोड के लिए दिया गया था। जेनेटिक कोड यानी इसमें जो है प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा जो है सारी प्रक्रिया होती है। जैसे देखिए, समझने की कोशिश करिए, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्रोटीन सिंथेसिस में जैसे डीएनए है, डीएनए का आरएनए में बदलना, फिर आरएनए का प्रोटीन में बदलना, आरएनए का प्रोटीन में बदलना, यही प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जिसमें डीएनए का आरएनए में बदलने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसको जो है ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए का प्रोटीन में बदलना ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो यह हुआ प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया है, जिसके आधार पर जेनेटिक कोड का निर्माण किया गया था। उसके बाद आते हैं मदर टेरेसा, जो चौथा पुरस्कार है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था 1989 में, 1979 में जो है इन्हें पुरस्कार दिया गया था। और ये कलकत्ता में रहते थे और ये एक समाज सेवी थी, और इसीलिए इन्हें जो है शांति का पुरस्कार दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था पुरस्कार। 1983 में जो है इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। इन्हें चंद्रशेखर सीमा के लिए दिया गया था पुरस्कार। चंद्रशेखर सीमा मतलब कि जो तारे होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं चंद्रशेखर सीमा होता क्या है। जो तारा होता है, तारे का एक निश्चित द्रव्यमान होता है। अगर तारे का एक जो द्रव्यमान निश्चित द्रव्यमान होता है, जैसे देखिए चंद्रशेखर सीमा का किसी भी तारे का एक निश्चित द्रव्यमान होता है। एक द्रव्यमान का जो एक सीमा बनाई गई थी, जैसे कि जब किसी तारे का द्रव्यमान 1.44 होता है, वही जो है चंद्रशेखर सीमा होती है। जैसे किसी भी तारे का अगर द्रव्यमान 1.44 है, अगर उस यहाँ पर अगर समझने की कोशिश करिए, जब किसी भी तारे का द्रव्यमान 1.44 से अधिक हो तो उसका जो अंत है सुपरनोवा की तरह होता है, यानी बहुत विस्फोटक उसका अंत होता है। और जब किसी तारे का द्रव्यमान 1.44 से कम होता है तो उसका अंत जो है एक सामान्य तारे से बहुत कम आवाज़ में, बहुत शांति से उसका अंत हो जाता है। यही चंद्रशेखर सीमा है। इसका द्रव्यमान जो है, इसका मास जो है 1.44 होता है, तो इसी को चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है, 1.44 को। आगे बढ़ते हैं, अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1998 में इन्हें पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन की इकोनॉमिक्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स के नाम पर एक पुस्तक थी, इकोनॉमिक्स वेलफेयर के क्षेत्र में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए फेमस हैं। फिर आते हैं वेंकट रमन रामाकृष्णन को 2009 में केमिस्ट्री के लिए पुरस्कार दिया गया था। फिर 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। इन्हीं के साथ साथ जो है पाकिस्तान की यूसुफ मलाला हैं, जो 17 वर्ष की अवस्था में पुरस्कार पाई थी, जो सबसे कम उम्र में पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली व्यक्ति हैं, यूसुफ मलाला। और ये जो है कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे और इन्हें शांति का पुरस्कार दिया गया। उसके बाद बढ़ते हैं अभिजीत बनर्जी के। अभिजीत बनर्जी जो है 2019 में पुरस्कार पाए हुए हैं। ये इसके साथ ही साथ इनकी पत्नी भी पाई थी, एस्टेर डुफ्लो इनका नाम है, और ये भारतीय मूल के हैं और विदेश में ही रह रहे हैं। तो
आइए हम इन भारतीयों का फिर से जो है अध्ययन करते हैं। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहला पुरस्कार दिया गया था 1913 में गीतांजलि के लिए। इसको याद रखना है कि अक्सर परीक्षा में पूछता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो 1913 में पुरस्कार दिया गया, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, गीतांजलि के लिए दिया गया है, इसको ध्यान देना है। और चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो है 1930 में दिया गया रमन प्रभाव के लिए। रमन प्रभाव एक ऐसा प्रभाव होता है जिसमें प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है प्रकाश, तो उसमें जो प्रकाश में जो परिवर्तन होता है वही रमन प्रभाव कहा जाता है। हरगोविंद खुराना को जो है 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था, जेनेटिक कोड की खोज किए थे ये। फिर मदर टेरेसा को जो है 1989 में दिया गया शांति के लिए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को जो है फिजिक्स के लिए दिया गया। चंद्रशेखर सीमा होती है, चंद्रशेखर सीमा जो है का द्रव्यमान, जब किसी भी तारे का द्रव्यमान 1.44 से अधिक होता है तो उसका भी अंत जो है सुपरनोवा की तरह होता है। तो ये सब है चंद्रशेखर सीमा है। चंद्रशेखर सीमा को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जब किसी 1.44 मास हो यानी द्रव्यमान हो तो उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। अमर्त्य सेन 1998 में जो इन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया था, और 1998 में इन्हें पुरस्कार देने के बाद जो है 1999 में अमर्त्य सेन को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। वेंकट रमन रामाकृष्णन को 2009 में केमिस्ट्री के लिए दिया गया। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए दिया गया। इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान की यूसुफ मलाला जो 17 वर्ष की हैं उन्हें दिया गया था। अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया। तो यहाँ पर